शीश महल का हर एक कोना इस वक्त पीले रंग से सजा हुआ था। आज विलेन और नूर की हल्दी होने को थी। बाहर गार्डन में हल्दी की सारी डेकोरेशन की जा चुकी थी। बस विलेन और नूर के आने का इंतजार था। दूसरी तरफ नूर इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी। उसने येलो कलर का लहंगा पहन रखा था जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। मगर चेहरे पर वो नूर नहीं था। आंखों में कुछ अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। उसके ज़हन में वो पल घूम रहा था जब कल सबके सामने विलन ने नूर को वो अंगूठी पहनाई थी। पर नूर ने अब तक उस अंगूठी को देखा तक नहीं था, ना विलेन से कोई सवाल किया था। बस चुपचाप जो हो रहा था वो होने दे रही थी। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नूर को सारा सच बता दिया था। उसके बावजूद नूर का ये नॉर्मल बिहेव करना उसे समझ नहीं आया। पर अब वो इसके आगे कुछ और नहीं कह सकती थी। कुछ ही देर में अपनी और पूर्वी के साथ नूर नीचे गार्डन एरिया की तरफ आई। वहाँ बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे क्योंकि बाहर मीडिया ने जो तहलका मचा रखा था वो विलेन नहीं चाहता था कि नूर तक पहुंचे। पर जैसे नूर को इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ रहा था, नूर चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठी। कल रात जो पर्व का सच सबको पता चला उसके बाद सभी उदास थे, कंफ्यूजन में थे कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत। पर विलेन की खास हिदायत थी कि किसी के चेहरे से नूर को वो सच पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए सब मुस्कुरा रहे थे। पूर्वी हल्दी का कटोरा लेकर नूर के पास आई। वो अवनी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम दोस्त हो नूर की, तुम ही पहले हल्दी लगाओ। वो पीछे हटी और अवनी नूर की ओर बढ़ने लगी। तभी वहां तेज आवाज गूंजी, हरगिज नहीं, मेरी कोहिनूर को मुझसे पहले कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये विलेन ही था जो दिलकशी से मुस्कुराता हुआ नूर को देखते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। विलेन ने इस वक्त येलो कुर्ता पहन रखा था जिसके ऊपर की बटन खुली हुई थी और वो हद से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। नूर की तो नजरें ही नहीं हट पा रही थी। विलेन अब उसके पास घुटनों के बल बैठा। उसने नूर को बेहद प्यार से देखते हुए कटोरे से हल्दी ली और नूर के चेहरे पर प्यार से हल्दी मलते हुए बोला, मेरी कोहिनूर जब मेरे रंग में रंगती है ना तो वाकई इतनी खूबसूरत लगती है कि उस पे ये पूरी दुनिया भी ये विलेन वार दे तो कम ही लगेगी। नूर शांति से पलके झपकाते हुए विलेन को देख रही थी जिसकी बातों ने उसके दिल में शोर मचा दिया था। विलेन ने झुककर नूर के माथे को चूमा तो उसकी पलकें बंद हो गई। वो अब अपनी जगह से उठकर जाने लगा तो पूर्वी उसे रोकते हुए बोली, तुम नहीं लगाओगे हल्दी? विलेन मुस्कुराते हुए बोला, खुद पर अपनी कोहिनूर का ही रंग चाहिए मुझे, ना तो ना ही सही। वो चला गया वहां से और नूर आंखें बंद किए ही उसकी बातें सुन रही थी। पूर्वी उसके पास आई और हंसते हुए बोली, अपने हीरो को हल्दी नहीं लगाओगी, तुम्हारे रंग में रंगना चाहता है। वो हंसती तो नूर ने शर्माकर नजरें झुका ली। पूर्वी ने दोबारा कहा तो नूर अपने हाथों में हल्दी मल अंदर की ओर गई। उसे विलेन कहीं नजर नहीं आया। तभी एक मेड उसके पास आते हुए बोली, सर ने आपके लिए भेजा है मैडम। नूर ने हैरानी से कहा, किसने? मेड ने वो जूस का ग्लास नूर की ओर बढ़ाते हुए कहा, विलेन ने। आप प्लीज इसे जल्दी पी लीजिए, फिर उन्होंने आपको स्टोर रूम के पास बुलाया है। नूर को विलेन के पास जाना था पर मेड ने जिद की तो वो जूस खत्म कर जल्दी से स्टोर रूम की तरफ गई और हीरो हीरो कहकर आवाज लगाने लगी। विलेन तो नहीं मिला पर उसका सर जरूर चकराने लगा। अचानक किसी ने उसके ऊपर कपड़ा लपेटा और उसे उठाकर वहां से ले गया। वो मेड किनारे में खड़ी मुस्कुराई और कॉल पर बोली, काम हो गया है, पैसे भेज देना। कुछ देर बाद एक घर के बाहर कुछ लोग एक बड़े से कारपेट को लपेटकर कंधे पर उठाए अंदर आए। सामने बैठे विधाता और नीरज की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, जल्दी निकालो उसे बाहर, हमें अपना बदला तो पूरा करना ही है। उन लोगों ने कारपेट को जमीन पर गिराया और जब खोलकर फैलाया तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उर्मी, तुम? विधाता चीखे। अब नीरज बोले, यहाँ नूर को होना था, तुम क्या कर रही हो यहाँ? उर्मी, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो अपने मुंह से टेप हटाने का इशारा करने लगी। उसके हाथ पैर भी बंधे थे। विधाता ने तुरंत उसे आजाद किया तो उर्मी चिल्लाते हुए बोली, उस विलेन को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? पर हुआ क्या है? विधाता बोले। तो उर्मी गुस्से से सांस लेते हुए बोली, उसे पता था कि हम नूर के साथ ये करने वाले हैं, इसलिए उसने
नूर को बचा लिया, हमारे आदमियों को मार दिया और मेरे साथ अपने आदमियों को यहाँ भेजा। वो बहुत शातिर है, वो गुस्से से कांप रही थी। अब विधाता और नीरज का ध्यान गया कि वो आदमी जो आए थे वो तो अब वहां थे ही नहीं। उन्होंने गुस्से से मुठ्ठियां कस ली। कमरे के अंदर से निष्कर्ष आते हुए बोला, आप सबने विलेन को बेवकूफ समझ रखा है क्या? उसके ही घर जाकर कुछ करोगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ अभी भी ये जंग बंद कर दो, कोहिनूर खत्म हो ही चुका है, तो अब मतलब बनता ही नहीं किसी लड़ाई का। ये बोलते हुए निष्कर्ष सोफे पर बैठा तो विधाता उसे घूरते हुए बोले, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो निष्कर्ष? मुझे तो लगता भी नहीं कि तुम्हारे अंदर सच में मेरा ही खून है। यहाँ हमारे दिल में आग लगी है विलेन से बदला लेने की, और तुम इतने आराम से कह रहे हो कि इसकी जरूरत नहीं। निष्कर्ष की भौहें चढ़ गई। विधाता ने जब से उसे सच बताया था उन्होंने निष्कर्ष से इस तरीके से बात नहीं की थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत अपनी बात समझाते हुए निष्कर्ष के बगल में बैठे। बेटा, तुम इस तरीके से बात कर ही क्यों रहे हो? तुम सब जानते हो कि हमारा विलेन से बदला लेना कितना जरूरी है। उसने हमारे मकसद को बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म करके रख दिया, तो उसका भी खत्म होना बनता है। उसे हम नूर के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने नहीं दे सकते। नीरज भौहें चढ़ाते हुए बोले, तो अब करेंगे क्या हम उसका वो सच सामने लाएंगे जो किसी को नहीं पता। बोलते हुए विधाता के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वही शीश महल में नूर इस वक्त विलन के सामने खड़ी थी, जो सीने से हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। नूर ने अपनी नजरें झुका रखी थी। उसने हल्के से नजर उठाकर विलेन को देखा और वापस नजर नीचे करते हुए मायूसी से बोली, मुझे सच में नहीं पता था कि उस जूस में किसी ने कुछ मिलाया होगा, प्लीज सॉरी ना। उसे रोकते हुए विलेन गुस्से से बोला, कोई नूर, तुम बात समझती क्यों नहीं? हर चीज को तुम यूं मजाक में ले लेती हो। अगर मैं तुम्हें उस वक्त बचाया ना होता तो उन लोगों के साथ तुम कहाँ चली गई होती, ये तुम सोच भी नहीं सकती। सब तुम्हें मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर नूर ने नजरें उठाकर उसे देखा और बोली, मोहरा तो तुमने भी मुझे बनाया ना हीरो, उस कोहिनूर के लिए मुझे दांव पर लगाया। अगले पल विलेन नूर के चेहरे पर झुकते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया है? नूर की नजरें विलेन पर थी, पर वो कुछ बोली नहीं। तो विलेन उसे कमर से थाम अपने करीब करते हुए बोला, कल के हादसे से एक चीज तो क्लियर हो गई ना कोहिनूर, कि जिसे तुम अपनी जिंदगी का हीरो समझ रही थी उसने दुनिया के लिए तुम्हारी जान तक लेनी चाहिए, और जिसे तुम अपनी जिंदगी का विलेन बना बैठी हो वो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जलाने को तैयार है। नूर चुपचाप विलेन की आंखों में देख रही थी और विलेन आगे बोला, तुम क्या सोचती हो क्या नहीं, ये मेरा मैटर नहीं है, क्योंकि मैं वही करूंगा जो हमारे लिए बेस्ट होगा। मैं कुछ भी गलत वो बोल ही रहा था कि अचानक से उसकी सांसें हलक में अटक गई। जब नूर अपने पैरों पर खड़े हो उसके चेहरे के पास आई और उसके गाल से अपना गाल लगाकर उसके कान में बोली, कितनी बातें करते हो ना तुम, ये नहीं कि साथ में है तो थोड़ा हल्दी वाला रोमांस कर ले, एक दूसरे को अपने रंग में रंग दे, लेकिन नहीं, तुम्हें यहाँ पर भी बातें करनी है। बोलते हुए वो प्यार से अपने चेहरे को विलेन के चेहरे से रगड़ रही थी। विलेन की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसने नूर की कमर पर अपने हाथ कस दिए। नूर ने विलेन के दूसरे गाल से अपना गाल लगाया और उसके कान में झुके हुए ही प्यार से बोली, मैंने शादी के लिए फैसला अपने दिल से लिया है, इस पे शक की कोई गुंजाइश नहीं। अपनी बेवकूफी में मैं अगर तुमसे कुछ उटपटांग सवाल कर दूंगी तो संभाल लेना तुम, ठीक है? विलेन ने नूर के चेहरे को प्यार से थामा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम्हें संभालने के लिए तो विलेन दूसरों के साथ अपनी दुनिया तक हिला देगा कोहिनूर। नूर के चेहरे पर मुस्कान थी और वो गहरी नजरों से विलेन की आंखों में देख रही थी, जहां उसे एक जुनून सा नजर आ रहा था। शाम का वक्त, गार्डन के उसी एरिया में अब मेहंदी की डेकोरेशन की जा चुकी थी। साइड में संगीत के लिए भी अरेंजमेंट थी। हल्दी में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मेहंदी और संगीत के लिए बाहर से भी लोग आए थे। कुछ दोस्त तो कुछ बिजनेस पार्टनर, सभी आपस में बातें कर रहे थे, कुछ अपनी बातों में खोए थे, तो कुछ विलेन और नूर के रिश्ते की बातें लेकर बैठे थे। एक साइड में मीडिया भी थी, जो वहां सिर्फ फोटोग्राफ्स लेने की परमिशन लेकर आई थी, लेकिन उनकी नजरें तो बस किसी धमाके के इंतजार में थी।
सामने ही नूर सोफे पर बैठी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वो अपने मेहंदी को रचते हुए देख रही थी। उससे दूर बार काउंटर के पास मिलन बैठा था। उसके हाथों में ड्रिंक थी और गहरी नजरें नूर पर जमी थी। वो कुछ सोच रहा था, लेकिन क्या ये सबकी सोच से परे था। अचानक उसकी नजर एक पिलर के पीछे खड़े आदमी पर गई, जो पूरी तरह ब्लैक ड्रेस में था। उसे देखते ही मिलन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही उस आदमी की नजर सामने के बड़े से प्रोजेक्टर पर थी। उसने अपने फोन से कुछ किया और अगले पल प्रोजेक्टर पर एक वीडियो ऑन हुई। सबकी नजर प्रोजेक्टर पर टिक चुकी थी। वो आदमी कोई और नहीं, नीरज थे, जो प्रोजेक्टर पर ऑन हुई वीडियो को देखते हुए हंसकर बोले, अब होगा तुम्हारी जिंदगी में धमाका विलेन। और अगले पल वहां नूर के चीखने की आवाज आई। विधाता के कहने पर नीरज ने पास में लगे प्रोजेक्टर में एक वीडियो ऑन कर दिया। उनके हिसाब से ये वो राज था जिसे जानकर नूर विलेन को छोड़ देगी, और उनके अलग होते ही वो सभी मिलकर नूर और विलेन को बर्बाद कर सकेंगे। जैसे ही प्रोजेक्टर पर वो वीडियो ऑन हुई, विलेन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो भी देखना चाहता था कि उसके अपने किस हद तक जा सकते हैं विलेन और नूर को बर्बाद करने के लिए। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वीडियो ऑन होते ही वहां नूर के चीखने की आवाज आई और अगले पल वो वीडियो बंद हो गई। सब हैरानी से नूर को देखने लगे, जिसने अभी अभी जूस का ग्लास प्रोजेक्टर की ओर फेंका था और वो वीडियो बंद हो चुकी थी। नूर के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। पूर्वी उसके पास जा हैरानी से बोली, ये क्या किया तुमने नूर? तुम ठीक हो? नूर ने एक नजर प्रोजेक्टर को देखा और वापस पूर्वी की ओर मुड़ते हुए मायूसी से बोली, आई एम सॉरी, उस जूस में कॉकरोच था। मैं डर गई थी, इस वजह से मैंने उसे दूर झटक दिया। मुझे नहीं पता था उसकी वजह से प्रोजेक्टर खराब हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। बोलते हुए नूर ने अपना चेहरा झुका लिया। विलेन की नजरें नूर पर गहरी हो गई, मगर वो मुस्कान अभी भी नहीं गई। वो नूर की ओर बढ़ते हुए बोला, इट्स ओके कोहिनूर, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। वैसे भी प्रोजेक्टर पर किसने वीडियो ऑन किया किसी को मालूम नहीं। अगर किसी को कुछ दिखाना होगा तो वो आकर हमें दिखा सकता है। और हाँ, तुम ऐसे उदास मत हो। बोलते हुए विलेन नूर के सामने आ खड़ा हुआ। नूर ने नजरें उठाकर विलेन की आंखों में देखना शुरू किया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे उनके अंदर के राज को निकाल कर पढ़ लेंगे। अचानक से उन दोनों की नजरें उस पिलर की तरफ गई जहाँ नीरज छुपे हुए थे। दरअसल उन दोनों को यूं आराम से देखकर नीरज ने गुस्से से अपना पैर पटका था, जिसकी आवाज वहां आते ही सबकी नजरें उस ओर चली गई। विलेन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, मगर नूर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और नीरज को समझ नहीं आया था कि वो वहां से निकले कैसे। वहीं अबीर और नम्रित ने उस पिलर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। नूर अब भी उस पिलर की ओर देख रही थी और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। खुद को गिरने से बचाने के लिए नूर ने विलेन का हाथ पकड़ा, लेकिन अगले पल वो बेहोश होकर विलेन की बाहों में झूल गई। कोहिनूर, विलेन चिल्लाया तो अबीर और नम्रित के साथ साथ सबकी नजरें विलेन की ओर जम गई। उनके चेहरे पर परेशानी झलक आई। विलेन ने तुरंत नूर को अपनी गोद में उठाया और तेजी से अंदर की ओर चला गया। घर वाले भी सब विलेन के पीछे ही चल दिए। वहां पुष्कर मौजूद था, जिसने सभी मेहमानों को शीश महल से खिला पिलाकर विदा किया और वो भी ऊपर विलेन के कमरे की ओर आया, जहां अबीर नूर की कलाई पकड़े बैठा था और सामने ही बेड पर विलेन था, जिसके गोद में नूर का सर रखा था। बाकी के लोग दरवाजे के पास ही खड़े थे। नूर को चेक करने के बाद अबीर ने नूर की कलाई छोड़ी और विलेन को गहरी नजर से देखते हुए बोला, तुमने इसके साथ वो सब किया क्या? विलेन अबीर को अपनी तेज नजरों से तरेरते हुए बोला, वो सब मतलब? अबीर ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, देख, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे ये चीज बोलने में शर्म भी नहीं आएगी, पर तू सोच ले, क्या तुझे सच में समझ नहीं आ रहा? मैं साफ साफ बोल दूं। विलेन को कुछ समझ नहीं आया। उसने दोबारा अबीर की ओर नजर की, लेकिन अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे वो अबीर की बातें समझ गया था। पर उसके कुछ बोलने से पहले ही अबीर बोल पड़ा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या तूने नूर के साथ? उसे बीच में रोकते हुए विलेन तेज आवाज में बोला, शट अप अबीर, जरा आगे पीछे देख ले कौन मौजूद है। बोलते हुए विलेन का इशारा पीछे खड़े शीश महल के बाकी लोगों पर था।
जो अपने कानों को तिरछा किए उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दरवाजे से अंदर आने की परमिशन नहीं दी थी विलेन ने। अबीर ने एक नजर दरवाजे की ओर देखा, फिर कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे क्या, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ। विलेन मुंह बनाते हुए बोला, तुझे शर्म नहीं आती? अबीर उसी लहजे में बोला, जब तुझे करने में शर्म नहीं आती तो मुझे बोलने में क्यों आएगी? मिलन की आंखें एक बार फिर चढ़ गई। वो अबीर को गुस्से में घूरने लगा, तो अबीर इस बार शांति से बोला, चल ये मजाक छोड़ और थोड़ा सीरियस हो जा। सोच कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो आगे होगा उसमें कुछ सही भी होगा क्या? मिलन एक पल शांत रहने के बाद नूर के चेहरे को देखते हुए बोला, सही नहीं भी होगा तो मैं सही कर दूंगा। अबीर हैरानी से बोला, तो क्या तुम इस बच्चे को रखने वाले हो? क्या नूर इस चीज के लिए राजी होगी? बिलेन सख्त लहजे में बोला, मुझे किसी के राजी होने की जरूरत नहीं। जो मैं चाहता हूँ वो हासिल करके ही रहूंगा, और अपने बच्चे को इतनी आसानी से खत्म तो नहीं होने दूंगा। मैं रहूंगा, मेरी कोई नूर और मेरा ये छोटा सा अंश, हम तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहेंगे हमेशा। बस कुछ दिन की बात है, सारी परेशानियां खत्म और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अबीर आंखें चढ़ाते हुए बोला, विलेन तुम क्या बोल रहे हो? समझ भी रहे हो तुम कि जाल में उलझे हो? उससे तुम पूरी जिंदगी निकल नहीं पाओगे। विलेन जिसने बातें खोए हुए ही कह दी थी, वो सीरियस होते हुए बोला, मैं क्या करूंगा क्या नहीं ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुमने इलाज कर दिया, अब यहाँ से निकलते बनो। आगे का मैं खुद सोच लूंगा। अबीर ने एक नजर विलेन को देखा। वो इतना तो जानता था कि विलेन जो करना चाहे वो करके रहेगा, लेकिन क्या सब कुछ उसके मन मुताबिक हमेशा हो, ये जरूरी है? क्या पता कब कोई ऐसा तूफान आ जाए जिसका अंदाजा खुद विलेन को भी नहीं। पर फिलहाल के लिए अबीर खुश था कि विलेन अपनी आगे की जिंदगी खुशहाली से बिताना चाहता था, क्योंकि नूर के आने से पहले विलेन की जिंदगी में सिर्फ उसके मकसद हुआ करते थे। उसने कभी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अब वो सोच रहा था, और शायद उसकी सोच मुकम्मल भी हो। अबीर मुस्कुराते हुए बाहर आया और उन सभी को बाहर करते हुए उसने दरवाजा लगा दिया। सब एक साथ पूछ पड़े, क्या हुआ? नूर ठीक तो है ना? अबीर ने लंबी चौड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, नूर भी ठीक है और इन दोनों के आगे का फ्यूचर भी विलन ठीक कर देगा। नूर इज प्रेग्नेंट, और विलन ने प्लान बना लिया है कि अपने इस आखिरी मकसद को पूरा कर वो नूर के साथ अपनी खुशहाली भरी जिंदगी जीने के लिए यहाँ से दूर चला जाएगा। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सारांश भले ही विलेन से नाराज था, वो जान चुका था कि वो विलेन का अपना सगा भाई नहीं, लेकिन फिर भी वो विलेन से नफरत नहीं कर पाया था। उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी, मगर अवनी वो जाने किस गम में डूबी थी। वो मन ही मन बोली, विलेन ने सोच लिया तो क्या अब सब सही हो जाएगा? अब कुछ सही नहीं हो पाएगा, सबकी बर्बादी लिखी जा चुकी है। अवनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इधर सबके जाने के बाद विलेन के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक नजर नूर के चेहरे को देखा और उसके पेट के पास झुकते हुए धीमे से उसके पेट को चूमकर प्यार से बोला, जब आपने इस दुनिया में आने का फैसला ले ही लिया है तो अब ये दुनिया भी आपके रहने लायक होनी चाहिए। आई प्रॉमिस बच्चा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। बस कल का आखिरी दिन, और उसके बाद हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी मम्मा का ख्याल रखना। बोलते हुए विलेन ने नूर को देखा, जो सुकून से सो रही थी। विलेन ने झुककर नूर के माथे को चूमा और वहां से अपना कुछ जरूरी सामान ले तुरंत शीश महल से बाहर निकल गया। इधर नीरज अपने घर के पास पहुंच चुके थे, जहां कुछ दिनों से वो निष्कर्ष विधाता और उर्मी के साथ रह रहे थे। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, अगले पल एक गोली उनके सीने को भेदते हुए निकल गई, और वो दरवाजे के अंदर जा गिरे। विधाता और निष्कर्ष जो हॉल में ही बैठे थे, उनकी नजर दरवाजे पर खड़े विलेन पर गई, जिसने गोली चलाई थी, और नीरज अब नीचे जमीन पर गिरे थे। वो दर्द से कराह रहे थे। आवाज सुन उर्मी भी चली आई। विलेन उन सबको देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, परफेक्ट, ये माहौल बिल्कुल परफेक्ट है। विधाता ने जाकर नीरज को उठाया और निष्कर्ष गुस्से से विलेन की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो? तुमने अंकल को गोली मारी और तुम्हें ये सब परफेक्ट लग रहा है? विलेन ने सरनामे हिलाते हुए कहा, तुम्हारे अंकल को गोली मारी इसलिए परफेक्ट नहीं लग रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ सब एक साथ मौजूद है। जिन्हें खत्म करना है वो
जिनके मुझे राज बताने हैं वो भी, और जिनका राज जानना जरूरी है वो भी। ये बोलते हुए विलेन की नजरें पहले नीरज पर गई, फिर विधाता और उर्मी पर, और आखिर में उसकी नजर निष्कर्ष पर आई। मतलब उसे निष्कर्ष को कुछ सच बताना था, लेकिन क्या?